इंतखाबी जंग 2019 का तीसरा मरहला न्यूज़ 18 नेटवर्क लगातार आपको अपडेट करा रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं सुबह से, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो आज अनंतनाग में पोलिंग है पहले मरहले की। इसी सीट पर 2 मरहलों में और होना है, तो परसेंटेज भी हम इस बीच आपको बता दें, अपडेट भी कराते रहेंगे। और कुल मिलाकर पूरे मुल्क की तस्वीर जिस तरह से 15 रियासतों में आज पोलिंग हो रही है 117 सीटों के लिए, तो देश का सबसे बड़ा जमहूरियत का ये जश्न जिसमें लोग वोट अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 बज चुके हैं। नेटवर्क 18 अपील करता है कि जाइए, बटन दबाइए और देश बनाइए, क्योंकि यही एक ऐसा मौका है जहां पर आपको एक बेहतरीन सरकार चुनने, बेहतरीन कैंडिडेट चुनने का, जहां आपके इस 5 साल से जो सवाल जो काम रह जाते हैं उसका आपको आज हक अदा करना है और एक अच्छी सरकार आपको चुननी है। तो ऐसे में मुनज़्ज़म हम बात कर रहे हैं लगातार सुबह से कि जिस तरह से हमें रिएक्शन मिल रहे हैं लीडरों के, और हमने अपने नुमाइंदों से बात की कि मुकाबले बड़े टफ हैं। जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, उन्होंने भी वहाँ से अपील की और ख़ासकर नौजवानों से अपील की कि अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए जो मौका आपको देश से मिला है। जैसा कि उन्होंने कहा आईडी और आईडी जी को एक नए अंदाज में समझाने की एक तरह से कोशिश की है। बिल्कुल। और जिलानी, जिस तरह से ये हम सब का हक है, ये जो राइट है इसको एक्सरसाइज करना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ हम अपने लिए नहीं चूज़ करते हैं, पूरे मुल्क के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक तरह से फ़ैसला लेते हैं। तो अपने इस राइट को एक्सरसाइज करना सही तरीके से, सही मानों से जो अपने इश्यूज़ है उनको मद्देनज़र रखते हुए एक राइट कैंडिडेट को चूज़ करना न सिर्फ हमारा हक है, बल्कि आने वाले जो हमारा मुस्तकबिल है, मुल्क का मुस्तकबिल है, उस पर भी एक तरह से हम पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से हम वाइजली चूज करते हैं। तो बहुत ही सेंसिबली अपने वोट का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। मनमोहन सिंह, साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह अपने वोट का इस्तेमाल कर उंगली का निशान दिखाते हुए देखे जा सकते हैं। राज तस्वीरों में साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। ये तस्वीर राज तौर पर आप देख रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद में अपने वोट का इस्तेमाल किया और गांधीनगर में अमित शाह ने। आज वैसे अगर बात करें तो बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद होगा, जिसमें अमित शाह, राहुल गांधी, वरुण गांधी, आजम खान, जयाप्रदा और भी दीगर मरकजी वुज़रा हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद होगा। तो बड़े चेहरे आज इस तीसरे मरहले में वोट का इस्तेमाल करने के बाद, जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और फिर एलके अडवाणी, जो गांधीनगर से इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल भी उन्होंने किया है। और इस वक्त जो आपने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने भी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। ये मुख्तलिफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एलके अडवाणी और अब साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। और इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी ने भी आज अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया है। शाहनवाज भी आज देखे गए। बड़े चेहरे, बड़े लीडर जो सिर्फ हमें इंतखाबी रैलियों और मुहिम में नज़र आए थे, आज बाकायदा उनके वोट का दिन था, हक़ रायदही का दिन था। अपने अपने हलकों में जाकर, जहाँ उनका वोट है, उनका नाम है, उन इलाकों में जाकर इन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। और साथ ही आज बड़े लीडरों की किस्मत का फैसला ईवीएम में अवाम बंद करेंगे, जिसमें अमित शाह, राहुल गांधी, वरुण गांधी, आजम खान, जयाप्रदा शामिल हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस मरहले में जिस तरह से गुजरात की अगर हम बात करें तो 26 सीटों पर इलेक्शन है और केरल की 20, आसाम की 4 सीटों पर पोल हो रहे हैं। बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, कर्नाटक और महाराष्ट्र की 14 सीटों पर पोलिंग हो रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, मगरबी बंगाल की 5, गोवा की 2 और दादरा नगर हवेली, दमन दीव समेत त्रिपुरा की 1-1 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं।
और जम्मू कश्मीर की बात करें तो अनंतनाग पार्लियामेंट हल्के के लिए आज पहले मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वहाँ पर बिजबिहाड़ा, अनंतनाग, कुकरनाग, शांगस, पहलगाम हल्कों में पोलिंग हो रही है। और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान को हम छोड़ते हैं, महेश तापसे, एनसीपी के तर्जुमान हैं। महेश तापसे जी, आपका स्वागत है। महेश तापसे जी, जिस तरह से 2014 और 19 की अगर हम बात करें, चाहे वो महाराष्ट्र हो या पूरा देश की अगर हम बात करें, एनसीपी की तरफ से शरद पवार ने भी काफ़ी सख्त प्रतिक्रिया दी है, तनकीद की है, क्रिटिसाइज किया है मौजूदा सरकार को। क्या कुछ लगता है एनसीपी को? शरद पवार एक खद्दावर नेता हैं, बोलते हैं तो कुछ सोचकर ही बोलते हैं। 14 और 19 के चुनाव में एनसीपी को क्या डिफरेंस, क्या फर्क लगता है इस बार? देखिए, 14 का जो चुनाव था उस समय जो अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो गुजरात स्टेट के मुख्यमंत्री थे जी, और उनकी प्राइम मिनिस्टर बनने की एस्पिरेशन थी। उन्होंने एक बहुत ही प्रचार का एक अलग तंत्र इस देश में इस्तेमाल किया और जुमलेबाजी, इतनी हद तक उन्होंने जुमलेबाजी की, लोगों को उनके जुमले सारे सच लगने लग गए। उन्होंने कहा 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, काला पैसा खत्म हो जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, मेक इन इंडिया होगा, टेररिज्म खत्म होगा, नोटबंदी की वजह से ये होगा वो होगा। और लोगों को वाकई लगा कि एक गुजरात का व्यक्ति आज देश में कुछ बात कर रहा है, इनको एक मौका देना चाहिए। तो मोदी जी को इस देश की जनता ने समर्थन दिया। भाजपा की शुरुआत, मतलब भाजपा इस पार्टी जब से बनी तब से इतनी बड़ी संख्या में सांसद उनके कभी चुन के नहीं आए। 282 के आसपास सांसद उनके चुन के आए और लोगों को लगा कि मोदी जी वाकई ही इस देश की काया पलट करेंगे, इस देश के अंदर नया दौर लेकर आएंगे। जो जो उन्होंने कहा वो सब कुछ करेंगे। लोगों की अपेक्षा थी अब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले हमारे अकाउंट में 15 लाख आएंगे। तो एक टीवी चैनल पे अमित शाह जी का इंटरव्यू लिया जा रहा था और वहां पे अमित शाह जी बोले अरे वो तो चुनावी जुमला था। तो सबसे पहला धोखा हिंदुस्तान की जनता के साथ जो हुआ वो चुनावी जुमले में 15 लाख के बारे में हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस देश के नौजवानों को, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल हम नौकरी देंगे, 5 साल में 10 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी। आपने 6 महीने पहले एक सर्वे आया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन तापसे जो भारत सरकार की चीजों को आप बता रहे हैं, गिनवा रहे हैं कि बीजेपी ने कहीं ये नहीं कहा कि इन 5 सालों में हम ये सब कुछ कर देंगे। देखिए, ये उन्होंने पहले ही जब उनका चुनावी परचम चालू था, 2014 का जो उनका प्रोपोगंडा चला था, उसी में उन्होंने कहा है, ये सारी चीजें उसी में उन्होंने कही हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, मंत्री भी हैं, सम्मानीय नितिन गडकरी जी, और उन्होंने अपने आप को इस चुनावी जुमले से दूर रखा और उन्होंने एक टीवी चैनल के बयान में बोला कि ये 15 लाख और ये जुमला हमारे गले की हड्डी बन चुका है, ना हम उसको निगल सकते ना उगल सकते, ऐसी परिस्थिति उन्होंने बताई। हम एनसीपी की तरफ से इतना कहना चाहते हैं कि आपको देश निर्माण का एक बहुत बड़ा, या देश को विकास की तरफ लेके जाने का बहुत बड़ा मौका मिला था। कोई छोटी 282 सांसद किसी एक पक्ष की कोई छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। और इतना होने के बावजूद आपको देश की रेलगाड़ी विकास की दिशा में लेके जानी थी, आप कौन सी दिशा में लेके जा रहे हैं? दूसरे चरण के मतदान के बाद सम्मानीय प्राइम मिनिस्टर जी का अगर आप भाषण सुनेंगे, प्रोपोगंडा का जब पब्लिक स्पीच सुनेंगे, तो जात की, धर्म की, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। वो किसान का मसला भूल गए, वो नौजवानों का मसला भूल गए, वो नौकरियों के बारे में भूल गए। भाई देश के अंदर कितना एफडीआई है उसके बारे में बताइए। तापसे जी, ठीक है, 15 लाख की बात तो जुमला हुई, कह भी दिया अमित शाह जी ने, लेकिन अब 72,000 की बात हो रही है। तो 15 लाख के बाद 72 वर्सेस, कैसे देखते हैं आप 72,000 को? कैसे जनता यकीन कर ले फिर इस क्या ये भी जुमला है या वाकई ये हो सकता है, मुमकिन है 72,000? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी ने न्याय योजना करके एक योजना निकाली।
देखिए हम बिल्कुल खड़े हैं, लेकिन कोई भी अलायंस एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अलायंस होता है। अभी उनके पार्टी ने एक एजेंडा रखा है जी। कल अगर हमारा गठबंधन महाराष्ट्र हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी शक्ति उभर के आता है तो जरूर वो सारी चीजें टेबल पे आएंगी। उनके पास कुछ उनके कैलकुलेशन है, उसके आधार पे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 50-55 साल का अनुभव है देश की राजनीति में, तो उन्होंने कुछ अनुमान लगाए होंगे, कुछ स्टैटिस्टिकल उनके पास आंकड़े रहेंगे, कुछ रिपोर्ट्स रहेंगे, जिसके माध्यम से उन्होंने न्याय योजना निकाली। 72,000 रुपए हर साल कम उत्पन्न के फैमिली मेंबर्स को देने का उन्होंने वायदा किया। तो जरूर सारी कुछ चीजें होंगी। देखिए अगर आज आप 72,000 की बात कर रहे हैं, लेकिन यही यूपीए 2 गवर्नमेंट थी जिसने 72,000 करोड़ का हमारे किसानों के ऊपर का कर्जा माफ किया। तभी भी लोग कह रहे थे अरे देश की हालत ठीक नहीं है, आप कैसे कर्जा माफ कर दोगे। वो हमारे पवार साहब और हमारे मनमोहन सिंह जी ने करके दिखाया जी। जो वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी फूड सब्सिडी स्कीम थी, जिसको अन्न सुरक्षा योजना हम बोलते थे, 1 लाख करोड़ की सब्सिडी। नहीं, लेकिन तापसी जी वर्ल्ड में किसी देश बीजेपी का ये भी कहना है, आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने और यूपीए के जितने भी दौरे इख्तियार रहे हैं उनमें जो है यूपीए ने काफी बेहतर की है मुल्क की हालत और किसानों की हालत। लेकिन बीजेपी ये इल्जाम लगा रही है, हम तो चले 5 साल से है, लेकिन इतने सालों से जब यूपीए की हुकूमतें रही हैं तो देश की हालत अगर इतनी खराब रही है, पॉवर्टी इतनी रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रही है, ये तो यूपीए की ही देन है। उनकी वजह से ही जो है देश की ये हालत हुई थी। हमें इस हालत में देश सौंपा गया, हमने तो फिर भी कितना कुछ किया। ये उनका कहना है कि चाहे हमने 2014 में जो वादे किए उनको कहीं ना कहीं पूरा किया। और जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि 2014 के टाइम पे मोदी जी ने काफी ज्यादा वादे किए थे, काफी कुछ बोला था और लोग उनकी बातों में आ गए थे, लेकिन अभी भी उनका यही दावा है कि अभी भी मोदी लहर है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि जो कांग्रेस है उन्होंने कोई कैलकुलेशन के हिसाब से ही ये सारे वादे 72,000 के किए होंगे, लेकिन फिर से उन पे कांग्रेस पे और जितने भी इत्तेहाद में पार्टियां आई हुई हैं उन पर भी इल्जाम लगता है कि एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश तो की लेकिन वो हो नहीं पाया, इत्तेहाद बन नहीं पाया। तो ऐसे में कैसे अवाम जो है वो यकीन कर ले कि हमारे सामने जो ये अपोजिशन की पार्टियां हैं ये एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकती है। देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ तक किसान को उसकी खेती के अगेंस्ट अच्छा पैसा मिलना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पक्ष के नेता सम्मानित शरद चंद्र पवार जी देश के कृषि मंत्री रहे हैं। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछले मतलब 2014 के पहले का हर साल फूड एंड एग्रीकल्चर का यूनाइटेड नेशंस का पुरस्कार भारत सरकार को मिला है, जो कृषि मंत्री पवार साहब जो थे उन्होंने जाके लिया है। मुझे बताइए पिछले 5 सालों में ये फूड एंड एग्रीकल्चर का अवार्ड हमारे देश को क्यों नहीं मिल पाया? भाई अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छा हमारी कामगिरी रहती है तो कोई ना कोई संस्था हमको अवार्ड देती है, और वो इंटरनेशनल संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस की है। तो और प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार का इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी हाईएस्ट रहा है। आज वो परिस्थिति नहीं है। मोदी जी ने जो बात कही वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान को हम एक अलग दिशा में लेके जाएंगे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएंगे, वो चीज दिखाई नहीं दी। और इसीलिए लोगों का मोदी जी के प्रति जो पहले 2014 में देखने का जो नजरिया था वो इस चुनाव में नहीं है, ऐसा हमें लग रहा है। ऐसा आपको लग रहा है कि अगर 2014 में जिस तरह से अवाम मोदी लहर की तरफ थी, अब 2019 में नहीं है, लेकिन उनके पास ऑप्शन भी तो नहीं है, आप वैसा ऑप्शन प्रोवाइड भी नहीं कर रहे हैं अवाम को? देखिए इसके पहले कभी भी प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट कैंडिडेट कांग्रेस कल्चर के अंदर या यूपीए के गठबंधन में पहले से बताने का ऐसा कोई कल्चर नहीं था। मोदी जी गुजरात से उठ के आए, खुद को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उन्होंने बताया, उनके पार्टी में जो भी हुआ होगा सब लोगों ने उनको मान्य थी और देश के सामने वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे आए। उन्होंने सारी कांग्रेस की या यूपीए सरकार की जितनी योजनाएं थी, जीएसटी का विरोध किया, प्रधानमंत्री के बाद जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने आधार का विरोध किया, प्रधानमंत्री बनने के बाद आधार को लागू किया। उन्होंने मनरेगा का विरोध किया, फिर वही चीज आगे की। तो जो उन्होंने एज ए कैंडिडेट बोला यूपीए की सरकार, जो यूपीए की जो अच्छी स्कीम्स थी उसके खिलाफ, वही स्कीम्स उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इम्प्लीमेंट की। लेकिन यूपीए दौर में करप्शन भी बहुत ज्यादा रहा, तभी जाके अवाम का भरोसा यूपीए गवर्नमेंट से हट गया और 2014 में बीजेपी को लाया गया। देखिए करप्शन रहा तो
मैं आपको नहीं, मोदी तापसी जी, मोदी जी ने यही कहा कि हमें खाली गड्ढा मिला है, उसको भरने में हमें 5 साल लग गए, ये भी कहना था मोदी जी का। देखिए, मोदी जी ने गड्ढा मिला 5 साल, तो मुझे बताइए ना 2G स्कैम का जो इतना बड़ा हंगामा वो समय में हुआ, तो 2G स्कैम का क्या अंत निकला, क्या नतीजा कोर्ट ने दिया? भाई बोफोर्स के समय से आप बोफोर्स कह रहे थे, तो कोर्ट ने राजीव गांधी जी को क्यों छोड़ दिया, क्यों क्लीन चिट दिया? ये आप सारी बातें बताइए ना। तो अगर यूपीए में अगर कोई बड़ा मसला होता करप्शन का, तो हिंदुस्तान का कोर्ट काफी सक्षम है उसके जो भी बड़ा नेता है उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए। आपने लोगों को इन विषय में उलझा के रखा, लोगों के माइंड में एक भ्रम निर्माण किया कि इतना बड़ा करप्शन हुआ, 2G में हजारों करोड़ का करप्शन हुआ, कोयले में ये हुआ वो सारी दुनिया भर की चीजें आपने बोली, लेकिन आरोप करने के बाद आरोप ये कोर्ट में उनको सिद्ध करना पड़ता है। तो हिंदुस्तान की कोर्ट में वो आपके आरोप क्यों सिद्ध नहीं हो पाए? तो कोर्ट में तो राफेल का भी मामला चल रहा है, वो भी वहां पे सुलझ जाएगा, तो बार बार जो है इस मुद्दे को ऑपोजिशन क्यों उठा रही है? वो भी कोर्ट में है, कोर्ट सुलझा लेगी। देखिए, राफेल के मामले में अभी जैसे मैं बोफोर्स का एक मसला लूंगा, बोफोर्स के मसले के अंदर कांग्रेस सरकार के कुछ बड़े नेताओं के माध्यम से भ्रष्टाचार हुआ ऐसा आरोप लगाया गया था, ठीक है। उस समय के प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बोला चलो इसकी हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सारी चीजें पार्लियामेंट के सामने रखी गई जी। और उसमें से कुछ निकला नहीं, कोर्ट ने भी उनको छोड़ दिया। जब राफेल का मसला निकला तो 400-500 या 550 करोड़ का जो हवाई जहाज है, जो लड़ाऊ हवाई जहाज है, वो 1600 करोड़ का कैसा हुआ, ये चीज जानने का अधिकार मेरे ख्याल से इस देश के 550 जो लोक प्रतिनिधि भारत की संसद में बैठे हैं उनको अधिकार है। तो उन्होंने पूछा, तो पहले बताया गया कि भाई नई टेक्नोलॉजी लगाई गई, नए कुछ उपकरण लगाए गए, तो ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया ना कि नई टेक्नोलॉजी, वही चीज जो पुराने यूपीए ने नेगोशिएट करके रखी थी, वही इंस्ट्रूमेंट और वही चीजें आई हैं। तो ये फासला क्यों हुआ? 136 से आप 126 से 36 हवाई जहाज में आए, प्लस इतना बड़ा अपने फाइनेंशियल मामला अदालत में है, एस्केलेशन है, इन्फ्लेशन है, वो रखा है, तो इसकी ज्वाइंट। तापसी जी, इस वक्त मैं आपको रोकूंगा। अजहरुद्दीन हमारे नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर औरंगाबाद से, आपकी महाराष्ट्र में औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहरुद्दीन, क्या अपडेट है? 3 बज चुके हैं, क्या सूरत हाल है, क्या जानकारी देंगे अभी आप? देखिए, औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में तीसरे मरहले की पोलिंग बड़े इत्मीनान बख्श तरीके से जारी है। अभी तक तकरीबन 38% पोलिंग हो चुकी है जी। और उमूमन औरंगाबाद में 50 से 55% का तनासुब रहता है पोलिंग का जी। लेकिन इस मरतबा गर्मी की शिद्दत की वजह से ये तनासुब कम होने का इम्कान है जी। लेकिन राय दहंदगान के जोश व खरोश को देखते हुए अभी 3 बज रहे हैं, इसके बावजूद पोलिंग बूथ पर जो है तो कतारें लगी हुई है जी। इससे ये कहा जा सकता है कि इस मरतबा पोलिंग बूथ पर या राय दही का तनासुब बढ़ सकता है जी। जी। अजहरुद्दीन, औरंगाबाद का खासकर अगर हम बात करें तो औरंगाबाद कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी ये दो सामने, साथ में इस बार थोड़ी सी सियासी सूरत हाल या इंतखाबी सूरत हाल हम कहें थोड़ी सी बदली हुई नजर आती है। वो पार्टी जो नहीं थी अब तक दूर दूर, एक नए इत्तेहाद के साथ एक नई पार्टी वहां पर जन्म लेती है और सबको चैलेंज दे रही है। मेरी मुराद इम्तियाज जलील MIM से है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सही फरमान रहे आप। इस मरतबा जो है तो यानी उमूमन औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में पिछले 20 साल से हम देखें तो राष्ट्र मुकाबला होता था शिवसेना और कांग्रेस जी। और इस मुकाबले में हालांकि कांग्रेस की तरफ से हर मरतबा कुछ ना कुछ सियासी हथकंडे अपनाए गए, लेकिन शिवसेना का उम्मीदवार पाते होते रहा और वो शिवसेना को कांग्रेस जो है तो हरा नहीं पाई। इस मरतबा का सियासी मंजरनामा पूरी तरह से बदला हुआ है। इस मरतबा 4 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें सबसे अहम MIM के इम्तियाज जलील है। इम्तियाज जलील पहली मरतबा चुनाव लड़ रहे हैं रुकने पार्लियामान का और सबसे ताकतवर उम्मीदवार के तौर पर वो उभर कर आए हैं। इस तरह से एक बात ये कही जा सकती है कि हर उम्मीदवार ये कह रहा है कि मेरा मुकाबला इम्तियाज जलील से है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ का बीजेपी और कांग्रेस दोनों, शिवसेना और कांग्रेस दोनों का मुकाबला इम्तियाज जलील से एक तरह से।
जी, शिवसेना कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उनका मुकाबला इम्तियाज जलील से है, बिल्कुल। जबकि इम्तियाज जलील इस बात पर मुतमईन नजर आ रहे हैं कि भाई लोग मेरे को मुकाबले में गिन रहे हैं। और आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पर ठीक। 4 रुखी मुकाबला है। जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर हर्षवर्धन यादव इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक, वो भी रेस में चल रहे हैं। वो कन्नड़ के रुकने असेंबली है ठीक, और रुकने पार्लियामान के लिए उम्मीदवार के तौर पर उन्हें उतरे हैं, ठीक। वो भी काफी रेस में है। कांग्रेस के ताल्लुक से जी बिल्कुल अजहरुद्दीन, असल मुकाबला एक तरह से शिवसेना, कांग्रेस और एमआईएम के बीच देखने को मिल रहा है। औरंगाबाद क्या तस्वीर देता है ये आने वाला वक्त बताएगा। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनंतनाग से। मुदस्सिर, क्या अपडेट है आपके पास? 3 बज चुके हैं, पोलिंग की रफ्तार कुछ बड़ी है? जी बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से सुबह से हम ये लगातार पार्लिमानी निशस्त का खाका नाज़रीन के सामने पेश कर रहे थे, तो अभी भी सूरत हाल बदस्तूर वैसी ही बनी हुई है, क्योंकि जो सुबह से देखा जा रहा है कि पोलिंग जो है सुस्त रफ्तारी से हो रही थी और कुछ एक इलाकों में पूरी तरह से बाइकआउट का असर देखने को मिला। और जो कंडी इलाके या फिर बलाई इलाके हैं, वहां पर जो है पोलिंग की शरह में कदरे इजाफा देखने को मिला दोपहर के बाद। तो कुल मिलाकर अगर अभी के आंकड़ों की बात करेंगे तो अभी हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उसमें जो 5,27,497 कुल जो अनंतनाग की 6 असेंबली निशस्तें हैं वोटान की तादाद थी, और उसमें से अभी तक 2 बजे की अगर हम बात करेंगे तो 50,935 वोट ही पॉल हुए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अभी तक 11% के आसपास जो वोटिंग है वो देखने को मिली है। और जो बिजबिहाड़ा टाउन की अगर हम बात करेंगे, जो महबूबा मुफ्ती का होम टाउन है, यहाँ पर पूरी तरह से बाइकआउट हुआ है। 1 कुछ फीसदी ही अभी तक 2 बजे के आसपास जो है वोट पॉल हुए थे बिजबिहाड़ा कंस्टिट्यूएंसी। और इस तरह से डोरू की अगर हम बात करेंगे, वहां पर लगभग 12% से आगे जो वोटिंग की शरह चली गई है, और कोकरनाग में भी 12% के आसपास वोटिंग की शरह हुई है। और पहलगाम ऐसा जो है हल्का इंतखाबी असेंबली सेगमेंट है जहां पर वोटिंग की शरह में कदरे इजाफा देखने को मिला है, लगभग 15% से तजावुज कर गई है यहाँ पर जो वोटिंग की शरह थी। तो कुल मिलाकर जो तवक्को की जा रही थी ऐसे इलाकों में भी, जो बलाई इलाके हैं, कि वहां पर अच्छी खासी तादाद में लोग निकलेंगे और वोट पॉल करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो सर वहाँ से अनंतनाग के जो डिफरेंट पोलिंग बूथ्स है, वहाँ से पथराव के भी कुछ वाकयात रोनुमा हुए थे। हालांकि उसके बाद जो है फोर्सेस ने भीड़ को मुंतशिर भी किया था, लेकिन उसके बाद से जो पूरे हालात है अनंतनाग में किस तरह के देखने को मिल रहे हैं? जी मुनज़्ज़र, जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि ये एक चैलेंज था जो अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त है, काफी हसास तस्वुर की जा रही है। जो सूरत हाल है अमन कानून के हवाले से भी अगर हम बात करेंगे तो यकीनी तौर पर इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पर इंतखाबात का इनेकाद कराना, और उसमें इंतजामिया कामयाब हो गई है। लेकिन कुछ एक जो चुटपुट घटनाएं हो गई है पथराव की, जैसे डूरू की अगर हम बात करेंगे, या फिर दहरुना एक इलाका है, वहां पर पथराव की इतलात मौसूल हुई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो हालात जो है कदरे बेहतर रही। लेकिन ये और बात है कि यहाँ पर जो वोटिंग की शरह की तवक्को की जा रही थी इन हालात में, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन मजमूई तौर अगर पूरे हालात की, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी 6 असेंबली सेगमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, तो मजमूई तौर पर यहाँ पर हालात बेहतर ही रहे। कुछ एक जो घटनाएं हैं, कुछ एक जो हादसे हैं पथराव के, तो उनको छोड़कर तो ये कोशिश की जा रही थी कि जो वोटरान है उनको ज्यादा से ज्यादा जो पोलिंग बूथ्स की तरफ रागिब किया जा सके, लेकिन ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये एक कामयाबी जरूर इंतजामिया को हासिल हुई है कि इंतखाबात जो है मजमूई तौर पर पुरअमन जो पहला मरहला है वो गुजरा है। अब जो इनका फोकस होगा यकीनी तौर पर जो दूसरा मरहला है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त ऐसी वाहिद निशस्त है जहां पर 3 मराहिल के तहत जो इंतखाबात है वो अमल में लाए जा रहे हैं। और दूसरा जो मरहला है वो अब कुलगाम में होगा 29 मई को, और तीसरा जो मरहला होगा वो पुलवामा और शोपियां कंस्टिट्यूएंसी में होगा। और पूरा जब जाहिर सी बात है पूरा जो फोकस होगा इंतजामिया का या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज का, वो अब इन 2 मराहिल पे होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इस पूरी जानकारी के लिए। मुनज़्ज़र, जैसा कि उन्होंने तफसील बताई, बेहतर यह है कि पुरअमन तरीके से पोलिंग हुई है, लेकिन बाइकआउट